नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आज इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही मज़ेदार और हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम को समझते हैं, अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक। अब देखिए ये कविता लिखी तो एक बिल्कुल मामूली सी घटना पर गई है, पर इसके जरिए ना हम 18th सेंचुरी की हाई सोसाइटी को, उनके तौर तरीकों को, उनके घमंड को और कैसे वो छोटी छोटी बातों का भतंगर बना देते थे उसको समझेंगे। तो इस एक्सप्लेनर में हम इस पोम को 5 पार्ट्स में ब्रेक करके समझेंगे। सबसे पहले कि इतने मामूली सब्जेक्ट पर इतनी ग्रैंड पोएम आखिर लिखी कैसे गई। फिर हम मिलेंगे बलिंडा और बैरन से और हाँ कुछ आत्माओं से भी। उसके बाद हम हैम्पटन कोर्ट की बैटल देखेंगे, फिर बलिंडा के गुस्से को समझेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि आज भी ये पोएम इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन, यहां हम ये देखेंगे कि कैसे पोप एक छोटी सी घटना, बस बाल की एक लट का कटना, उसको एक महाकाव्य, एक एपिक पोएम का सब्जेक्ट बना देते हैं। पोएम की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, What mighty contests rise from trivial things। इसका सीधा सा मतलब है कैसे छोटी छोटी बेकार की चीजों से बड़े बड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। और सच कहूं तो ये एक लाइन पूरी पोएम का एसेंस है। पोप शुरू में ही बता देते हैं कि भाई जिस लड़ाई की मैं बात करने वाला हूं ना, उसकी वजह बहुत ही छोटी और फालतू है। यही इस कविता का सेंट्रल आइडिया है। अच्छा, इस पोएम को ठीक से समझने के लिए ना एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, मॉक एपिक। अब इसका क्या मतलब है? सिंपल है, किसी छोटी सी बेकार सी बात को बिल्कुल महाभारत या रामायण जैसे ग्रैंड स्टाइल में लिखना ताकि उस बात का मजाक उड़ाया जा सके। इमेजिन करिए जैसे आपके दोस्त से कॉफी गिर जाए और आप उस पर एक एपिक पोएम लिख दें, जैसे कोई महायुद्ध हो गया हो। बस यही पोप ने यहां किया है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, और हाँ उन अदृश्य शक्तियों से भी जो उनके आसपास हैं और इस छोटी सी कहानी को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। यह है बलिंडा, हमारी हीरोइन। सुंदर तो बहुत है पर थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड भी। उसका दिन ही दोपहर में शुरू होता है, उस टाइम के अमीर लोगों की तरह। और उसका ड्रेसिंग टेबल, भाई वो किसी मंदिर से कम नहीं है जहां वो रोज अपनी सुंदरता की पूजा करती है। पोप इसे द सीक्रेट राइट्स ऑफ प्राइड कहते हैं, सोचिए। और उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी गर्दन में झूमते हुए बालों के 2 खूबसूरत लॉक। और ये है हमारा विलन द बैरन। बलिंदा की सुंदरता पर बिल्कुल फिदा है और उसने ठान लिया है कि कुछ भी करके, चाहे धोखे से या जबरदस्ती, उसके बालों का एक लॉक हासिल करके रहेगा। इसके लिए वो सुबह सुबह प्यार के देवता की पूजा भी करता है। पर मजाकिया बात क्या है जानते हैं? उसकी पूजा की वेदी वो फ्रेंच रोमांस नॉवल से बनी है। यही तो मजाक है। यहां देखिए मॉक एपिक का असली कमाल। देखिए, जहां असली महाकाव्यों में देवी देवता होते हैं, यहां कौन है? सिल्फ्स और ग्नोम्स, मतलब परियों जैसी हवाई आत्माएं। महान योद्धाओं की जगह बस पार्टीज में जाने वाले अमीर लड़के लड़कियां हैं। एक एपिक लड़ाई नहीं, उसकी जगह है ताश का एक गेम और किसी दिव्य चीज की खोज। उसके बदले बस एक बाल की लट चुराने का मिशन है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है देखिए। इस पोएम में ना एक पूरी अदृश्य दुनिया भी है। एरियल जो कि एक सिल्फ है, वो बिलिंडा का गार्डियन एंजल है। पोप कहते हैं कि सिल्फ्स उन औरतों की आत्माएं हैं जो जिंदा रहते हुए बहुत फ्लर्टिशियस थीं, और अब ये आत्माएं सुंदर लड़कियों के मेकअप, पंखे और बालों की हिफाजत करती हैं। एरियल बिलिंडा को सपने में आकर वॉर्न भी करता है कि किसी आदमी से बचकर रहना। ओके, तो अब कहानी पहुंचती है हैम्पटन कोर्ट पैलेस, जो उस टाइम के अमीर लोगों का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट था। और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। ये लाइन 18th सेंचुरी सोसाइटी पर एक जबरदस्त कमेंट है। पोप कह रहे हैं कि क्वीन एन, जो 3 देशों पर राज करती हैं, वो भी यहाँ आकर कभी कभी देश के मामलों पर सलाह लेती हैं और कभी कभी बस चाय पीती हैं। मतलब उस सोसाइटी में ना इंपॉर्टेंट बातें और बिल्कुल ट्रिवियल आदतों के बीच का फर्क ही खत्म हो गया था। और फिर शुरू होता है ताश का खेल, ओम्ब्रे। पर इसे एक आम कार्ड गेम मत समझिए, इसे एक जंग की तरह पेश किया गया है। बेलिंडा अपनी सेना यानी अपने कार्ड्स को वेलवेट प्लेन मतलब टेबल पर उतारती है। राजा, रानी, गुलाम सब योद्धा बन जाते हैं। पोप इस गेम को इतनी सीरियसनेस से डिस्क्राइब करते हैं कि लगता है सच में कोई लड़ाई चल रही हो। और आखिर में बेलिंडा जीत जाती है। लेकिन जीत का जश्न ज्यादा देर नहीं चलता। जैसे ही बेलिंडा कॉफी पीने के लिए आगे झुकती है, बैरन एक ग्लिटरिंग फॉफेक्स यानी एक चमकती हुई कैंची निकालता है। अब यहां सबसे जरूरी बात यह है कि पोप एक सिंपल सी कैंची को एक खतरनाक हथियार की तरह दिखा रहे हैं। वो इस मोमेंट को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे किसी हीरो पर तलवार से हमला हो रहा हो। और फिर वो बाल कट जाता है। बाल कटने के बाद सीन बिल्कुल पलट जाता है। माहौल गर्मा जाता है।
अब बेलिंडा का गुस्सा किसी एपिक पोएम की हीरोइन जैसा है। तो देखते हैं कि बेलिंडा और उसके दोस्त इस हमले का जवाब कैसे देते हैं। महाकाव्यों में हीरो अक्सर अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक जाते हैं, राइट? यहाँ अमरियल नाम का एक गुस्से वाला नोम जाता है केव ऑफ स्प्लीन में। ये ऐसी जगह है जहां से सारा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और दुख निकलता है। अमरियल वहां से बेलिंडा के गुस्से को और भड़काने के लिए सामान ले आता है। एक बैग में चीखें और झगड़े और एक बॉटल में आंसू। क्रेजी राइट? अब आती है बेलिंडा की दोस्त थेलिस्ट्रिस और वो आग में घी डालने का काम करती है। वो चिल्लाकर कहती है, अरे ये सिर्फ बाल कटने की बात नहीं है, ये तो इज्जत की बात है। अब वो बैरन तुम्हारे बालों को ट्रॉफी की तरह सबको दिखाएगा और सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बस उसने इस छोटी सी बात को एक बहुत बड़ा सोशल स्कैंडल बना दिया। और अब शुरू होती है असली लड़ाई। लेकिन हथियार क्या हैं? कोई तलवार या भाले नहीं, बिल्कुल नहीं। हथियार हैं मर्दों के नाक में डालने वाला स्नफ, औरतों के हेयरपिन्स, उनकी गुस्से भरी किलिंग लुक्स और उनके पंखे। यही उनके वेपन्स हैं। पोप इस बैटल ऑफ द सेक्सेस का पूरा मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर बेलिंडा अपना बदला लेती है। वह बैरन के चेहरे पर एक चुटकी स्नफ यानी नस्वार फेंक देती है और इससे बैरन की हालत खराब हो जाती है। वो लगातार छींकने लगता है, उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। ये बेलिंडा का अल्टीमेट काउंटर अटैक था। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? एक बाल की लट पर इतना बड़ा हंगामा। आखिर ये पोएम आज भी इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये उस सोसाइटी और शायद हमारी सोसाइटी के बारे में भी क्या कहती है। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाता है कि पोप ने कैसे हर एपिक ट्रेडिशन का एक मजाकिया वर्जन बनाया है। जैसे एक वॉरियर युद्ध के लिए कवच पहनता है, वैसे ही बेलिंडा अपने ड्रेसिंग टेबल पर तैयार होती है, आर्मिंग ऑफ द हीरो। उसकी ढाल क्या है? उसका 7 लेयर वाला पेटीकोट। और एंड में जैसे कोई हीरो देवता बन जाता है, वैसे ही बेलिंडा का कटा हुआ बाल आसमान में एक सितारा बन जाता है। ब्रिलियंट है ना? इस पूरे झगड़े के बीच क्लैरिसा नाम की एक लड़की थोड़ी समझदारी की बात करती है। वो कहती है कि देखो, खूबसूरती तो एक दिन चली जाएगी, इसलिए सिर्फ उस पर घमंड करना बेकार है। हमें अपने कॉमन सेंस और अच्छे व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। पर उस शोर शराबे में उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। और यही शायद पोप का सबसे अहम संदेश है। लड़ाई झगड़े में वो कटा हुआ बाल कहीं खो जाता है, कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। लेकिन कवि कहता है, चिंता मत करो, वो लॉक गायब नहीं हुआ है, बल्कि सीधा आसमान में चला गया है और एक नया सितारा बन गया है। इस तरह इस छोटी सी चीज को और बेलिंडा के घमंड को पोप ने अपनी कविता के जरिए हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आखिर में ये कविता हमसे एक सवाल पूछती है। एक चोरी हुई बाल की लट किसी समाज के घमंड, उसकी प्रायोरिटीज और उसकी सोच के बारे में क्या बताती है? ये दिखाता है कि वो समाज कितना खोखला, कितना शैलो था, जहां इज्जत जैसी बड़ी चीजें सुंदरता जैसी छोटी चीजों से जुड़ी हुई थी। पोप ने ये कविता 300 साल पहले लिखी थी, पर यह सवाल कि हम किन चीजों को अहमियत देते हैं, वो आज भी उतना ही जरूरी है। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।